नमस्ते। नमस्ते। अंकल, आपको पहली बार कब पता चला कि ये परेशानी है आपकी वाइफ पहले तो थोड़ा सा विस्मरण वगैरह ऐसे होता था, लेकिन सोचा कि भाई कोई थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, तो एक उस तरीके से देखा गया। फिर ख्याल में आया कि ये डिप्रेशन तो नहीं है। साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने बताया डिप्रेशन नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पूर्णिमा गौरी थी, तो उनका एक लेक्चर सुना। तो लेक्चर सुनने के बाद ख्याल में आया कि ये हो सकता है। तो फिर उस तरीके से उनको अप्रोच हुआ, तो उन्होंने डायग्नोस किया कि ये डिमेंशिया है। पहले सूडो डिमेंशिया ऐसा हुआ, फिर डिमेंशिया उन्होंने कंफर्म किया इस तरीके से। और डिमेंशिया के बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी और ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो फिर तब शुरुआती लक्षणों से और अभी में क्या फ़र्क है? कितना? अभी एक तो ये जो होता है डिमेंशिया, ये प्रोग्रेसिव होता है जी। ये डॉक्टर जो थे उन्होंने पहले आइडिया दे दी थी कि ये प्रोग्रेशन है, ये बढ़ने वाला है। और इसको स्टेबल रखने के लिए कुछ मेडिसिनल पार्ट होता है, उतना पार्ट होता है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो जो मेडिसिन है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो इसलिए केयर गिविंग ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें है। जी। कि ये जो आपके जो प्रिय हैं जिनको ये हुआ है, एक एक स्टेज से वो गुजरते हैं, तो आपको उसके साथ कोप अप करना पड़ता है। जी। और एक साइकोलॉजिकल फिजिकल कोई बीमारी हो, तो फिजिकल बीमारी में आप बहुत सारे बातें, क्योंकि पेशेंट बताता है, बोलता है, उस तरीके से ट्रीट होता है। लेकिन ये फिजिकल भी है, ये भावनिक भी है और ये साइकोलॉजिकल भी है। तो तीनों तरीके से आपको हैंडल करना पड़ता है। तो उसके जो जो स्टेजेस है, तो सबसे पहले ऐसा हुआ कि थोड़ा सा विस्मरण वगैरह ऐसा होता था। उसके बाद में लोकेशन थोड़ा सा पॉइंट आउट करने में तकलीफ होती थी कि मैं कहाँ हूँ, कौन से एरिया में हूँ, जी। जहाँ हम यूज्ड टू होते हैं, हमेशा जाते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक घर का रास्ता भूल जाना, या फिर इस तरीके से कुछ इंसिडेंट्स। रास्ते में जा रहे हैं तो आप रास्ते के बीच में से जा रहे हो, साइड में से जा रहे हो, उसका भी थोड़ा सा जजमेंट नहीं होता। तो ऐसे कुछ ये हुए, तो उस तरीके से हैंडल करते हुए एक 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 एक, एक और अल्टीमेटली बहुत सारे स्टेजेस में से जाना पड़ता है। जी। और उसमें उस तरीके से केयर गिविंग उनको जो तकलीफ हो रही है, जब तक वो बता सकते हैं तब तक तो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो फिर बता नहीं सकते, दे कैनॉट पुट इट द थिंग्स इन वर्ड्स। तो इसलिए फिर वो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, जजमेंटल होके उस तरीके से केयर गिविंग एक जैसे भूख लगना। हाँ, भूख लगना, ये एक लेवल तक एक बताते हैं। उसके बाद भूख लगना, ये थोड़ा सा बताना, या फिर मुझे ये चाहिए, चॉइसेस है मेरी, ऐसा बताना भी नहीं होता। तो फिर अपने को जजमेंट होता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या है, कैसा है। वो बहुत बार ये करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करो, वो सक्सेसफुल होता है तो कंटिन्यू करो, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर उसको छोड़ दो, दूसरा कुछ करो। बात करना है उनसे, क्योंकि दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओनली थिंग इज दैट दे कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो बात समझते हैं वो, तो समझते हैं तो उनको ऐसी समझ। और बहुत सारे अब एक्सपीरियंस मेरा 4 साल से हम इसे फेस कर रहे हैं, तो अनुभव से वो पता चलता है कि क्या होना, क्या नहीं होना। उससे एक फिक्स टाइम टेबल, एक बीच में ऐसे इसमें हमने एक किया था कि एक टाइम टेबल फिक्स होना, वो समय वही काम होगा। उससे भी बहुत ये हुआ। और ये जो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन इसी प्रकार से रिस्ट्रिक्ट भी है, जैसे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है जी। तो वो तो बिहेवियरल जो है अपना, उसी से होगा। मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जागरूकता की बहुत कमी है। तो उसके बारे में आप क्या कहें? बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत बार डायग्नोसिस नहीं होता है। जी। लोग समझते हैं कि एज के हिसाब से होता है। हाँ, एज के हिसाब से होता है, एज हो गया तो थोड़ा सा बोलना, ये होना। लेकिन वो ब्रेन डिसऑर्डर है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है। ये जब तय हो जाता है
तो फिर डिमेंशिया का या फिर अल्जाइमर का डायग्नोसिस हो गया, ऐसा हम मानते हैं। सेकेंडली, आप जब अपने प्रिय जो है उनके साथ डॉक्टर की तरफ जाते हो, डॉक्टर को मिलते हो, तो जब डॉक्टर डायग्नोस करता है कि ये डिमेंशिया है, तो इमीडिएटली उसी क्षण से आपका रोल बदल जाता है, आप केयर गिवर बनते हो। और ये केयर गिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इसमें है। वो आपका जो पेशेंट, ये शब्द मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, जी ये जी। डॉक्टर लोगों का शब्द है। हाँ हम तो, हमारा प्रिय व्यक्ति है वो, बिल्कुल। तो अपने प्रिय व्यक्ति को दिन ब दिन इस ऐसे स्टेजेस में से जाना पड़ता है, और हमको किसी भावना में ना बहते हुए, जी भावनावश न होते हुए, हर प्रॉब्लम को एक उसका लॉजिकल रीजन ढूंढकर, सोचकर उस तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, बहुत 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 कठिन है ऐसा नहीं है। शुरू में 3-4 बार गलतियां होती है, लेकिन एक सिस्टम फिर निश्चित हो जाती है, तो उस सिस्टम से आगे चलना। तो ये सिस्टम भी कोई परमानेंट सिस्टम नहीं होती, उसके बाद कोई दूसरा कोई चीज़ आपके ख्याल में आ जाती है। आज के दिन में क्या होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो आपको ये यू हैव टू कीप ऑन जी। डूइंग दिस। मिश्रा फाउंडेशन ये पहल कर रहे हैं समाज में हाँ, जागरूकता हाँ, लाने हाँ, के लिए हाँ, अल्जाइमर्स हाँ, और डिमेंशिया। तो हम लोग पर्पल वॉक कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसमें उसके पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या आपका संदेश पार्टिसिपेंट रहेगा? तो हर इसमें होना चाहिए। जब तक मुझे कोई इसकी तकलीफ नहीं है, तब तक ही मैं प्रिवेंटिव कुछ काम कर सकता हूँ। जी तो आपका काम जो है वो प्रिवेंशन के अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हो सकता था अगर मैं इस आपके वे जी वॉक जी में इन्वॉल्व हो जाता या जी आता वहाँ से, बड़ी खुशी होती है। लेकिन केयर गिविंग का मेरा जॉब है, ये इसमें मुझे अलाउ नहीं करता, क्योंकि 24 आवर्स मुझे यहीं रहना ही पड़ता है यहाँ पे। जी दूसरी ऐसी बात होती है कि कोई भी दूसरा असिस्ट करे आपको, तो ऊपर की चीज़ें के लिए असिस्ट करना पड़ता है, लेकिन पेशेंट का जो देखना है उसके लिए आपको ही करना पड़ता है। जी तो उनको अकेला छोड़कर या किसी के भरोसे छोड़कर घर के बाहर निकलना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं हो सकता हूँ, जी इसका मुझे खेद है। लेकिन ये अवेयरनेस होना चाहिए जब तक, और उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो। लोग क्या करते हैं, पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, फिर जाकर एक डायग्नोसिस हो जाता है। इसमें इनिशियल टाइम बहुत जाता है, और इसमें जितने जल्दी ये डायग्नोसिस हो जाए, जी उतने जल्दी अपन प्रिवेंटिव काम उसमें उस तरीके से काम करके इसका जो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोग्रेशन तो होता ही है, क्योंकि प्रोग्रेसिव है ही। लेकिन जैसे उसका पीरियड, अब हमारे केस में मेरी मिसेस क्लासिकल सिंगर है, तो म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। जी तो म्यूजिक के भरोसे बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए, ये भी ख्याल में है। बहुत बार डॉक्टर लोगों को भी इसकी एक आइडिया थोड़ी नहीं होती, क्योंकि वो पेशेंट को पेशेंट की तरह देखते हैं। जी तो नेचुरली दिन भर जो पेशेंट के साथ रहता है, उसको जो चीज़ें मालूम होती है, और वो जो एक्सपेरिमेंट करते करते आगे जाता है, ये भी डॉक्टर लोगों का एक रिसर्च का विषय है। जी तो वो लोग अपने अपने तरीके से रिसर्च करता है। हर पेशेंट अलग होता है, उसको अलग अलग पद्धति से ट्रीटमेंट। म्यूजिक के साथ में आपके जो अनुभव रहे हैं आपकी वाइफ के साथ में जो ट्रीटमेंट से, वो म्यूजिक एक बहुत सूदनिंग इस तरीके का फैक्टर है, जी क्योंकि जिसमें है कि अभी भूलना, ये जब प्रोग्रेशन होने लगा, तो मेरे ख्याल में आया कि वो राग नहीं भूलते। बहुत बार एक कोई क्लासिकल राग अगर चल रहा है कहीं पे, तो बहुत बार उनका इन्वॉल्वमेंट भी उसमें होता है। अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन के बाद, तो फिर अभी इसका एक टाइम टेबल बनाया जा सकता है। तो हमारे केस में हमने देखा कि सुबह सभी तरीके का संगीत होता है। वो अब हमको मालूम है कि क्या अच्छा लगता है। वो तो रेडियो आर्टिस्ट थी, टीवी आर्टिस्ट भी थी, तो बहुत तरीके के गाने उन्होंने गाए हुए हैं, क्लासिकल सिंगर भी थी। तो हमने सुबह का समय जो है वो सुगम संगीत के लिए, उसके बाद श्लोक वगैरह अपने जो होते हैं उसके लिए, और शाम को फिर एक क्लासिकल राग, उसके साथ नाट्य संगीत है, ये है, वो है। तो इस तरीके का उसका टाइम टेबल एक बनाया है। और जब थोड़ा कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अभी हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अपने को, उस केस में अगर कोई उनका जो अच्छा लगता है ऐसा म्यूजिक अगर लगा दिया,
तो बहुत जल्दी वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। तो म्यूजिक प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। तो म्यूजिक सुनना, अब जो गा सकते हैं उनको बीच में ऐसा हुआ कि एक स्टेज थोड़ा सा प्रोग्रेशन जब बढ़ रहा था उसके पहले, तो शी यूज टू सिंग द थिंग्स। उसके बाद में वो हम जो गा रहे हैं वो लिख के रखना, लिखते जाना उसके साथ। ये भी एक्सरसाइज हमने करके देखा, उसका भी बड़ा फायदा हुआ। तो ये जैसे जैसे सोचता गया वैसे वैसे करते गए। जो गा सकते हैं उनके लिए तो बहुत, मतलब आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि वो संगीत है, इसलिए हम प्रोग्रेशन का जो पीरियड है बहुत 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 अच्छा कंफर्टेबल कर पाए उसको। जी। तो संगीत एक अच्छा जरिया है इसका। लोगों को लगता है ये नॉर्मल एजिंग का पार्ट है, जबकि ये एक बीमारी है। नहीं, भ्रम है। एजिंग का पार्ट है, ये होता भी है, एजिंग का पार्ट भी होता है कहीं, लेकिन ब्रेन डिसऑर्डर और एजिंग का पार्ट, इसमें बहुत डिफरेंस है। जी जी। अर्ली एज में भी हो सकता है ये मतलब ऐसा समझा जाता है कि 55 के अबव ये तकलीफ हो सकती है, लेकिन एजिंग इज डिफरेंट थिंग। जी। एजिंग के साथ जो होता है तो वो नेचुरल कोर्स में आ जाता है, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ कोई 50, 55, 60 साल में ये भी शुरू होता है, तो ब्रेन डिसऑर्डर 80 के एज में भी हो सकता है। लेकिन वो डायग्नोज हो, ये बहुत आवश्यक है कि एजिंग का है तो फिर ठीक है, रूटीन अपनी चीज़ें जो है चलती है, उस तरीके से उसको बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेन डिसऑर्डर है तो फिर उसके बारे में केयरफुल रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, यानी फिजिकली भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, मेंटली भी सपोर्ट देना पड़ेगा, साइकोलॉजी भी सपोर्ट देना पड़ेगा। तो केयर गिवर को चारों फ्रंट पे वो सपोर्ट देना पड़ता है। तो इस तरीके का डायग्नोस हो, एजिंग के हिसाब से रहा तो ठीक है, एजिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें होती है। अब 80 अगर एज है तो 80 के एज में तो ऐसे माना जा सकता है, मानती ही है। ये इसलिए अवेयरनेस आवश्यक है, आपका जो कार्यक्रम है इसलिए आवश्यक है कि इसमें आप अवेयर करते हो कि 80 की एज में भी उसको इग्नोर मत करो। जी। ये एजिंग के हिसाब से हो ऐसा आवश्यक नहीं, ये डिमेंशिया भी हो सकता है, ये अल्जाइमर भी हो सकता है। उसको हैंडल ट्रीट करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो हमको अगर हम प्रॉपरली हमारी जो तकलीफ है वो अगर उसको पॉइंट आउट कर पाए तो उस तरीके से हैंडल करना ये बहुत इजी होता है। और जो जिसको ये होता है वो हमारा अपना है और उसका लाइफ इजी हो, यही हमारी इच्छा रहती है। इसके लिए विदाउट एनी हेजिटेशन एजिंग के विषय में है ऐसा करके उसको छोड़ देना, ये कोई अच्छी बात है ऐसा मैं नहीं मानता। लेट द डॉक्टर से, डॉक्टर अगर बोलते हैं कि एजिंग के हिसाब से चिंता करने की आवश्यकता नहीं तो फिर ठीक है। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ये डिमेंशिया और अल्जाइमर की तरफ जा रहा है तो फिर आपको उस तरीके से जाना पड़ेगा। आपने सपोर्ट की बात की, मेंटल सपोर्ट, इसके लिए शक्ति चाहिए, इसके लिए माइंडसेट चाहिए, वो आपको कहाँ से आता है? नहीं, मैंने इंस्पिरेशन की बिल्कुल सही बात है। इसमें एक तो मेंटली, जो केयर गिवर है उसको मेंटली फिट रहना आवश्यक है जी। उसको अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना आवश्यक है, उसमें चिढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो चिढ़ता है, एंग्रीनेस कहीं तो भी आता है तो सिचुएशन और भी वर्सन हो सकती है, इसलिए उसको शांत है। तो मैंने मेरे लिए ये ढूंढा कि सुबह 1-1.5 घंटा मैं सभी आसन, योगा, प्राणायाम, योगासन ये सब करता हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा मैं खुद के लिए देता हूँ। और ये जो 1.5 घंटा मैं खुद के लिए देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान का प्रकार भी है, मेडिटेशन भी है, प्राणायाम भी है, सभी प्रकार के आसन भी है। तो ये मुझे पूरा दिन भर फिर एक शक्ति मिलती है। मुझे भगवान पे आपका भरोसा है तो बात अच्छी है, तो कहीं तो भी आपका भरोसा रखना आवश्यक है, किसी को आपको विश्वास रखना चाहिए। और ये जो शक्ति मिलती है, तो मेरा मानना ये है कि जो ईश्वर आपको ये शक्ति प्रदान करता है वो वही करता है। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। आपसे वो करवाते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाते हो। अब मैं एक सिविल इंजीनियर था, तो घर में क्या होता है, कैसा होता है, क्या घर का क्या, इसमें कुछ मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो सब मैं काम कर रहा हूँ। वो कर रहा हूँ इसलिए वो करवा रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये शक्ति मिलती है। ओनली थिंग इज दैट वो शक्ति ग्रहण करने के लिए आपको अपने लिए खुद का मी टाइम जिसको कहते हैं, दिस इज मी टाइम,
तो मैंने मेरा मेरा मी टाइम जो है वो मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा रहना है, अगर मुझे किसी को अगर सेवा करनी है तो उसके लिए मुझे मेंटली फिजिकली फिट रहना आवश्यक है। तो इसलिए आसन करना, प्राणायाम करना, जितना आप एज के हिसाब से कर सको उतना एक्सरसाइज करना। और दूसरी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके भाव भावनाओं पे नियंत्रण रखना। जी आप चिढ़ भी सकते हो, कभी कभी वोल्केनो बस भी हो सकता है, जी लेकिन वो अपने पेशेंट के सामने ना हो, इसके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि उनको सब समझता है। तो मेरा ये एक अनुभव है कि सब समझता है, इसलिए वो नहीं। और हमेशा जितने हंसी खुशी आप माहौल रख सकते हो उतना घर में रखिए, उसका बड़ा फायदा होता है। जी हर बड़े आपको अगर मालूम है कि इसका मैं जो बोल रहा हूँ उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो रिस्पांस नहीं आ रहा है मतलब वो समझ नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं होती। वो खुश भी होते हैं, बड़े खुश होते हैं। आप अगर अपने मन से अगर कुछ कर रहे हो तो दे रेसिप्रोकेट होता है वो। जी तो इसलिए हमेशा खुश रहना, ये बर्डन नहीं मानना चाहिए, ये बर्डन नहीं मानना चाहिए। ये मेरे ऊपर एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मैं सक्षम हूँ, इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ मैं कर रहा हूँ। ये अगर भाव रहे तो शक्ति आपको मिलती है और आप इस परीक्षा में आराम से पास हो सकते हो। तो दिन में कौन सा समय आपके लिए बिल्कुल सरल होता है और दिन में कौन सा समय आपके लिए सरल होता है और कौन सा समय कठिन होता है? कठिन का तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं उसको कठिन नहीं मानता। मैं उसको बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ऐसा समय। तो ये समय मॉर्निंग इवनिंग आप समझ लीजिए, सुबह। और इसके साथ कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि मैं दूसरों पे उसको वो इंटरेस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। तो जनरली मेरा दिन 5 बजे शुरू हो जाता है, तो उसमें मेरे एक्सरसाइज हो गई, ये सब करके और एक डाइट वगैरह जो है वो भी प्लान करना, उसका जो समय है वो समय का पालन बराबर करना, उसी समय वो चीज़ें होनी चाहिए, ये भी मैनेज करना। तो ये सब रूटीन, उसमें मैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ कि 3 बजे से शाम को 5 या 6 बजे तक मेरा समय होता है। फिर मैं उसमें चाहे टीवी देखूँ, चाहे न्यूज़ देखूँ, चाहे मोबाइल का मैसेजेस देखूँ। सुबह के समय बहुत बार मैं कॉल नहीं ले पाता तो कॉल बैक करूँ। इसके लिए 3 से 6 ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्ट का समय है। बाकी कठिन होता है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, चीज़ें कठिन होती है ऐसा नहीं, ये कठिन नहीं होता। अगर आप अपने आदमी का, अपने लोगों का कर रहे हैं तो उसमें कठिनाई नहीं होती जी। ये कठिनाई नहीं है, बड़े आनंद की बात होती है किसी अपने का कुछ करना। तो आप हेक्टिक आप बोल सकते हो, ये समय मॉर्निंग समय हेक्टिक होता है, इवनिंग का समय थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इस तरीके से। और जब उनको कुछ तकलीफ हो रही हो तो स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, ये थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। लेकिन कठिन मैं नहीं बोलूँगा, कठिन ये शब्द नहीं बोलूँगा, बहुत कठिन होता ही नहीं है कुछ। वो आप करते जाते हो और कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है ये तो बड़ा मतलब एक आध्यात्म का विषय हो सकता है, लेकिन मिलती जरूर है, आप करते जरूर हो। ये नहीं होता कि आप नहीं कर रहे हो जी। या फिर कुछ चीज़ें छोड़ दे रहे हो, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक, थैंक यू अंकल। ये पर्पल वॉक के विषय में आखिरी कुछ शब्दों में आपका संदेश तो इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ संदेश देना चाहिए करके, लेकिन एक बता सकता हूँ कि समाज के लिए कुछ करना। अब अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए कुछ करना। मेरे घर में अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम समाज में और किसी के साथ हो तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के हेतु। वो काम आप कर रहे हो जी। दूसरा, मैंने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के लिए एक काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो वो आप कर रहे हो। जैसे हमने बोला कि एक दीनानाथ हॉस्पिटल पुणे में है, वहाँ डॉक्टर मंगलाताई जोगळेकर है, उनका अल्जाइमर यही उनका पीएचडी का विषय था। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और एक 300-400 केयर गिवर्स का ग्रुप उन्होंने बनाया है। और ये ग्रुप जो है वो अपने आप में ग्रुप में चैट करते हैं, तो हर एक अपना अपना प्रॉब्लम शेयर करता है
उसमें उसने क्या सॉल्यूशन निकाला है वो भी शेयर करता है, उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। तो मेरा कहना यह है कि आप जो काम कर रहे हो उस कैटेगरी का काम है जी। ये काम होना चाहिए, ये काम होना ही चाहिए। राधर बहुत निग्लेक्टेड इस तरीके का ये विषय था, आपने वो विषय एक सतह के ऊपर लाया, उसको बड़ा इम्पोर्टेंस मिला और ये काम परमेश्वर करे और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। इसलिए हमारा भी जो सहकार्य अगर कुछ दे पाए थोड़ा सा तो बिल्कुल देने की तैयारी है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। सामाजिक सहयोग से ही सब काम होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और सामाजिक सहयोग, इसमें आपने बहुत अच्छी बात करी। सामाजिक सहयोग एक बहुत आवश्यक होता है जी, क्योंकि इसमें आप पेशेंट के लिए नहीं कुछ नहीं कर सकते, बाहर का कोई नहीं कर सकता। कि केयर गिवर है, वो केयर गिवर के लिए समाज बहुत अच्छे तरीके से कुछ कर सकता है जो आप कर रहे हो। तो आपका काम जो है वह पेशेंट का करना, ये जितना काम इम्पोर्टेंट है, तो केयर गिवर के लिए करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, वो आप कर रहे हो। इसलिए आपके काम के मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत आप इसमें यशस्वी होंगे ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। तो मिश्रा फाउंडेशन बस यही चाहते हैं कि लोग इनको पेशेंट की जगह पर्सन को देखें। एग्जैक्टली पेशेंट भी, इसलिए मैंने बोला ना, पेशेंट ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। पर्सन भी नहीं, आपका अपना जी, माय नियर एंड डियर। तो उसको पेशेंट कहना एक फॉर्मल, एक मेडिसिनल, जिसमें उस तरीके का पार्ट हो जाता है। लेकिन अपना समझकर कुछ करना, ये भी आपका जो काम है उसको भी उसी तरीके से देखा जा सकता है जी। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, ये काम आप कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आज तक नागपुर में ये काम किसी ने किया ऐसा मुझे लगता नहीं, ये नागपुर में एक काम की शुरुआत हुई है और भगवान करे ये काम और आपके साथी भी आपके साथ जुड़ जाएं, ये काम बहुत बड़ा हो। इसमें एक बात तो मुझे होते हुए दिखती है जी, कि अल्जाइमर से जितनी तकलीफ लोगों को हुई है वो तकलीफ 50, 60, 70% तो आराम से इसमें अवेयरनेस से कम हो जाएगी। तो बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए अवेयरनेस, इसके लिए वॉलंटियर्स, उनका सहभाग बहुत अच्छा है। थैंक यू।